हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस, जिसमें हम देखेंगे जिसका भी मेजर सब्जेक्ट में जूलॉजी है उसका फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर में हम देखेंगे कि जलीय खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाता है। कौन सा पेपर है? पेपर फर्स्ट किसका? जूलॉजी का। क्या पढ़ेंगे हम? बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस। जिसमें दे रखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जलीय खरपतवार के नियंत्रण विधियों का वर्णन करना है। किसका? जलीय खरपतवारों का। कि जलीय खरपतवार क्या है, हमने अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें देखा था जलीय खरपतवार क्या है। अब हम इसमें उसका नियंत्रण देखेंगे कि जलीय खरपतवार को हम किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों का उपयोग करके हम जलीय खरपतवार को नियंत्रण यानी उनको हटा सकते हैं। नियंत्रण करना यानी रोकथाम करना किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसका क्या करना है? जलीय खरपतवार के नियंत्रण विधियों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर इसके अथवा में ऐसे दे सकते हैं वो कि जलीय खरपतवार को नियंत्रित करने की विधियों को विस्तार से समझाइए। किसमें? जलीय खरपतवार की। क्या करना है? इसमें जो नियंत्रण करने की जो विधियां है उनको कैसे समझाना है? विस्तार से समझाना। तो इसमें भी वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इसमें भी यही लिखना है। इस प्रकार से जैसे ये ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी दे सकते हैं। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, जैसे दे रखा है जलीय खरपतवारों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। किसका? थर्ड क्वेश्चन जलीय खरपतवारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जलीय खरपतवारों को कैसे नियंत्रण करना है, क्वेश्चन दे रखा है। जैसे जलीय खरपतवारों को अभी आगे से नियंत्रित किया जाता है। किसका? किस प्रकार जलीय खरपतवारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जलीय खरपतवारों की क्या करते हैं? उसको नियंत्रित करते हैं, उसकी रोकथाम करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है जलीय खरपतवार को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो हम इसका आंसर देखेंगे। आंसर में लिखना है हमको कि किसी भी जल क्षेत्र में खरपतवार मत्स्य उत्पादन में बाधक सिद्ध होता है। क्या जलीय खरपतवार होता है ना, वो क्या करता है? मत्स्य पालन में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। उसके कारण हम क्या करते हैं कि वहां पर हमको क्या होता है, जब जलीय क्षेत्र में क्या होता है, खरपतवार उग जाती है। जब जलीय क्षेत्र में खरपतवार उग जाती है तो वहाँ ऐसा होता है कि जो मत्स्य पालन होता है, मतलब जल में हम खेती नहीं कर सकते। मत्स्य पालन करने में हमको क्या बाधा उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हम मछलियों को पकड़ नहीं सकते, या ज्यादा खरपतवार उत्पन्न होने के कारण क्या होती है, मछलियां ठीक से श्वसन नहीं कर सकती, तैर नहीं सकती। वो सभी इसमें क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है। जिसके बाद इसलिए इन पर नियंत्रण करने के पश्चात ही मत्स्य पालन वंचित मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं। जब हम इसका पूर्ण तरह से क्या कर लेंगे? नियंत्रण कर लेंगे, तो क्या होगा? मछली उत्पादन हो जाएगा या मछली उत्पादन कर सकते हैं। किसके बाद? नियंत्रण करने के बाद। जब हम इस पे नियंत्रण नहीं करते तो भारी मात्रा में क्या होती है? मछली उत्पादन करने में हमको कमी होती है। लेकिन जब हम इस पे क्या करेंगे? मछली उत्पादन करते समय हम ध्यान रखेंगे कि जलीय खरपतवार को भी नियंत्रण करें, तो उसके साथ साथ ये क्या होगा कि मछली उत्पादन अधिक होगा। जलीय वनस्पतियों का नियंत्रण 4 विधियों द्वारा किया जाता है। जो जलीय वनस्पतियां है ना, जलीय खरपतवार है, उनका है ना कितनी 4 विधियों द्वारा क्या करेंगे? 4 विधियों द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका नियंत्रण कौन कौन सी विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है कौन सी विधि आएगी? फर्स्ट में आएगी हाथों द्वारा नियंत्रण करने की विधि। 4 विधियां है, तो इसकी हम विधियां देखेंगे। जैसे फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हाथ द्वारा नियंत्रण विधि। हाथ द्वारा नियंत्रण विधि। सेकंड दे रखी है मशीनों द्वारा नियंत्रण। जिसके बाद दे रखा है रसायनों द्वारा नियंत्रण। किसके द्वारा? रसायनों के द्वारा नियंत्रण। जिसके बाद फोर्थ दे रखा है जैविक नियंत्रण। किस प्रकार हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है हाथों द्वारा नियंत्रण। हम क्या कर सकते हैं? जलीय खरपतवार
इसका नियंत्रण कर सकते हैं। गाँव में अधिकतर इसका यूज होता है, क्या होता है कि हाथों से क्या किया जाता है, हाथों से क्या किया जाता है, जो जली खरपतवार होती है उसको पकड़ के बाहर निकाला जाता है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके पश्चात अब क्या किया जाता है कि जैसे मशीनों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब क्या हुआ है कि बहुत सारी मशीनें आ चुकी है मार्केट में, जो क्या करती है जली खरपतवारों को निकालती है। उनको हम किससे निकालते हैं? मशीनों से निकालते हैं। मशीनों से निकालते समय क्या होता है, जब हम मशीनों से निकालेंगे तो क्या होता है कि घंटों का काम क्या हो जाता है, मिनटों में हो जाता है। बहुत ही जल्दी हम क्या कर सकते हैं, जली खरपतवारों को पूरी जल सतह से निकाल सकते हैं। उसके पश्चात रसायनों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। हम रसायनों द्वारा नियंत्रण तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है, जब हम रसायन का उपयोग करते हैं, जब हम दवाई को छिड़कते हैं, रसायन का उपयोग करते हैं, तो बहुत सी जगह क्या होता है कि प्रॉपर जब रसायनों का उपयोग करते हैं तो क्या मछलियां भी उससे ना नष्ट हो जाती है, मतलब मछलियों का भी दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे भी जली खरपतवार नष्ट हो जाती है। फिर जैविक नियंत्रण क्या होता है? जैविक नियंत्रण होता है ऑर्गेनिक नियंत्रण। ऑर्गेनिक नियंत्रण जब हम करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा लाभदायक प्रभाव पड़ता है। किसका? जैविक नियंत्रण का। अब आगे हम देखेंगे प्रॉपर कि हाथ द्वारा नियंत्रण कैसे होता है और रसायनों द्वारा कैसे होता है, मशीनों द्वारा कैसे होता है, वो सब हम किसमें देखेंगे, अभी इसमें देखेंगे। अब जैसे इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है हाथों द्वारा नियंत्रण। यह विधि अधिकतर कहाँ होती है? तो हाथों द्वारा जब नियंत्रण होता है तो यह विधि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकतर इस विधि का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। किस विधि का? हाथों द्वारा। अधिकतर ये कहाँ उपयोग होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, इसका उपयोग अधिक होता है। किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग अधिक होता है और वहां इस विधि को सफलतापूर्वक अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि श्रमिक होते हैं ना, श्रमिक पानी में घुसकर अपने हाथों से क्या करते हैं, जली खरपतवार को निकालते हैं। लेकिन यह विधि बहुत ही खर्चीली होती है, इसलिए इसका क्या होता है, बहुत कम उपयोग किया जाता है। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या होती है, बहुत ही खर्चीली, श्रमिकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत खर्चीली होने के कारण बहुत कम यूज किया जाता है। किसका? इसका बहुत कम हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, कम यूज, कम उपयोग में करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड विधि क्या है, मशीनों द्वारा कैसे हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। आजकल जली खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए क्या होता है, बहुत बड़े तौर पर मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीनों का उपयोग करते समय ये क्या होता है कि जो जली वनस्पति होते हैं या जली खरपतवार होती है, तो मशीनों से इनको क्या किया जाता है, खींच कर बाहर निकाल दिया जाता है। जब मशीनें जली खरपतवारों के अंदर होती है, जली खरपतवार किस लिए होते हैं, जो वनस्पति जल के अंदर होती है, तो ये मशीनों द्वारा क्या किया जाता है, इसको खींच कर बाहर फेंक दिया जाता है। इसको खींच कर कहाँ फेंक दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। और बहुत सी मशीनें ऐसे भी होती है जो क्या किया, जिनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर जैसे नाव के द्वारा या नाव में रखकर। इसके बाद सेकंड देखेंगे हम मशीनों द्वारा नियंत्रण। सेकंड क्या है, मशीनों द्वारा नियंत्रण। मशीनों द्वारा क्या, बहुत सारी मशीनों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, जैसे नाव में रखकर या तैराकी यंत्रों के साथ रखकर इसका उपयोग कर सकते हैं, जो क्या मिनिमम कितना, 2 मीटर अंदर तक, क्या 2 मीटर, क्या करती है, 2 मीटर, 2 मीटर गहराई, 2 मीटर गहराई के अंदर जाकर भली भांति क्या करती है, जली खरपतवार को निकाल देती है। जिससे क्या होता है, इसको जली खरपतवार को नियंत्रण करने इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम इसका जली खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं या इसको जली खरपतवारों से बचा सकते हैं। और ये अधिकतर इसको हम क्या कहते हैं, जो मशीनों, इसको कहेंगे हम
इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहेंगे कटारिया हार्वेस्टर। जो भी यंत्र होता है जो क्या करता है वनस्पतियों को काटता है, जलीय वनस्पति को, उसको हम कहेंगे कटारिया हार्वेस्टर। इसके बाद हम देखेंगे हम रसायनों द्वारा नियंत्रण, के रसायनों द्वारा हम कैसे उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम इसका उपयोग करेंगे किसमें? रसायनों द्वारा नियंत्रण, की रसायनों के द्वारा इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। रसायनों द्वारा नियंत्रण। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें? सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम रसायनों का उपयोग करते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए? एक प्रकार का हमें विशेषज्ञों का क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। किसकी? विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए, ताकि क्या हो सके कि सही प्रकार की दवाओं का उपयोग कर सके। जब हम क्या करेंगे? विशेषज्ञ की सलाह लेंगे तो वो क्या करेंगे? उस समय हमें उसकी देख रेख करनी चाहिए। किसकी? दवाओं की अच्छी देख रेख करते समय उसका उपयोग करना चाहिए कि अच्छी दवाएं हैं या नहीं है। विशेषज्ञों की सलाह के बाद इनका देखरेख करना चाहिए विशेषज्ञों के नियंत्रण में। इन रसायनों के प्रयोग से पूर्व ध्यान देना आवश्यक है। ध्यान देना क्या है? आवश्यक है। और हमें इस अभिक्रिया करते समय जब हमने क्या किया? जब हमने तालाब में या जली तालाब में क्या किया जाए? रसायन छोड़ दिया जाए। सॉरी, हमने क्या किया? जब तालाब में क्या कर दिया? रसायन का उपयोग किया। किसका? रसायन का उपयोग किया। तो इस उपयोग या रसायन अभिक्रिया करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि इस पानी का उपयोग हम किसमें नहीं करें? नहाने में इसका उपयोग ना करें, ना खाने में, ना पीने में, ना कपड़े लगते धोने में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और हमें ध्यान देना चाहिए कि यह प्रॉपर क्या पहुंच जाए कि वनस्पतियों को नष्ट कर दे। आजकल हमने देखा होगा कि अधिकतर जो भारत देश में अधिकतर किसकी कौन सा जो जलीय खरपतवार सबसे अधिक पाया जाता है? तो भारत देश में सबसे अधिक क्या होता है? जलकुंभी होता है। जलकुंभी जलकुंभी का प्रकोप सबसे अधिक भारत देश में। ये क्या करता है? जल की सतह पर पूरी तरह फैल जाता है। इसको रोकने के लिए भी हम रासायनिक अभिक्रिया या रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि जो दवा है, रसायनों का जब हमने उपयोग किया तो दवा के पूर्व हमें क्या करना चाहिए? जब हमने रासायनिक दवाओं का उपयोग किया या रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग किया उसके बाद हमें क्या किया? दवाओं के पूर्व हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी की जांच करनी चाहिए। जल या मिट्टी की क्या करनी चाहिए? जांच करनी चाहिए। मिट्टियों की जांच करनी चाहिए, जिससे रासायनिक जांच होती है तो किसकी? जल की और मिट्टियों की रासायनिक जांच करनी चाहिए, ताकि क्या हो सके कि होता है तो आजकल विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक तत्व है, इसके पश्चात क्या होता है कि जो रासायनिक तत्वों का उपयोग पौधों पर सही ढंग से या उसका सही ढंग से असर हो सके। किस पे? जलीय वनस्पतियों पर। इसके पश्चात जो सबसे ज्यादा ली जाने वाली रासायनिक दवाएं क्या क्या होती है? कौन कौन सी दवाइयां होती है? कौन कौन सी दवा होती है या कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं? किस प्रकार के रसायनों का हम उपयोग करते हैं? किसमें? जल में छिड़कने के लिए। किस प्रकार का जल का उपयोग करेंगे हम? किसमें? जल में छिड़कने के लिए। सबसे अधिक ली जाने वाला है ये कौन सा? एक तो कौन 2,4-D सोडियम, 2,4-D सोडियम आर्सेनाइड, 2,4-D सोडियम आर्सेनाइड क्या है?
जिसके बाद हो गया अमोनियम, यहां लिख देती हूँ अमोनिया, डाई, क्या है, डाइक्लोविनिल। जिसके बाद हो गया क्या, सिंजाइन, सिमजाइन, सिंजाइन हो गया, और तथा हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इनका क्या करते हैं, हम अधिक मात्रा में इनका यूज करते हैं, किसमें, रासायनिक तौर पर, मतलब रसायनों द्वारा हम उपयोग करते हैं। तो रसायनों का हम ये सब है, कौन कौन से रसायनों का उपयोग करते हैं, तो एक हो गया 2,4-डी सोडियम, सेकंड हो गया आर्सेनाइड और अमोनियम डाइक्लोरोविलिन, फिर हो गया सिंजाइन तथा कॉपर सल्फेट। इन सभी अभिक्रियाओं का यूज करके हम क्या करते हैं, जलीय खरपतवारों को नष्ट करते हैं या उनका नियंत्रण करते हैं। जो जैविक नियंत्रण होता है, जैविक नियंत्रण किस प्रकार होता है, जैविक नियंत्रण में हम किसका उपयोग करते हैं, तो जैविक नियंत्रण करते समय हमें क्या होता है कि जैविक नियंत्रण विधि से हमें क्या होता है, संकटों का डर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार के संकटों का डर नहीं होता है कि क्या हो जाएगा, रासायनिक द्वारा ज्यादा रसायन, क्योंकि आर्थिक रूप से क्या होता है, आर्थिक रूप से जैविक होता है, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, केमिकल नहीं होता है, जिससे ये क्या बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग करके हम जलीय खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं या जलीय खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। आर्थिक रूप से उपयुक्त क्या होता है, जलीय या जलमग्न जलीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए ग्रास कार्प का उपयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जलीय नियंत्रण में हम क्या करते हैं, जैविक नियंत्रण में ग्रास कार्प, इसका क्या करते हैं हम, ग्रास कार्प, सॉरी, जिस क्षेत्र में जलमग्न की क्या होती है, उपयुक्त मात्रा होती है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, ग्रास कार्प का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि 400 से 600 ग्राम, 400 से 600 ग्राम ग्राम भार वाली क्या करती है, 300 से 400 में क्या करती है, ग्रास कार्प मछलियां एक महीने के अंदर 1 हेक्टेयर के जल क्षेत्र को क्या करती है, साफ कर देती है। इसमें क्या होता है कि 400 से 600 ग्राम भार वाली 300 से 400 में ग्रास कार्प मछलियां क्या करती है, 1 महीने के अंदर 1 हेक्टेयर के जल क्षेत्र को क्या कर देती है, 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र को क्या कर देती है, साफ कर देती है। इसके पश्चात हम इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है, एक होती है कॉमन कार्प, इसमें क्या होता है, कॉमन कार्प, ये क्या होती है, ये मछली क्या करती है, 400 प्रति हेक्टेयर से 400 प्रति हेक्टेयर से हेक्टेयर की संख्या में कॉमन कार्प 400 प्रति हेक्टेयर की संख्या करने से ही
मग्न जलमग्न वनस्पति वनस्पतियों को क्या करती है? रोकती है। वनस्पतियों की संघन वृद्धि को रोकती है। रोकती है। ये क्या करती है? जो कॉमन कार्प है वो क्या करती है? 400 प्रति हेक्टेयर की संख्या से क्या करती है? जलमग्न वनस्पति है, जो जल में उपस्थित जो वनस्पति होती है उसको क्या करती है? वृद्धि करने से क्या करती है? रोकती है। और यह मछली क्या करती है? छोटे कीड़े मकोड़े या फिर जलीय वनस्पतियों को क्या करती है? खाती है। इसके लिए क्या करती है? घूमते घूमते जलीय जो वनस्पति होते हैं, जल की जो तली होती है, जल की तली के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, घूमते घूमते कहाँ चली जाती है? मिट्टियों तक चले जाती है। जब ये मिट्टियों को खुदाती है, खुदाते समय ये क्या करती है? उसमें ढूंढ ढूंढ के जो वनस्पति होती है उनको वो उखड़ जाती है। इस प्रकार की मछली क्या करती है? ये है ना जल में उपस्थित कीड़े मकोड़े या जलीय वनस्पतियों को खाती है। तो ये क्या करती है? तैरते हुए जल की तली तक पहुंच जाती है, जिससे ये क्या करती है? मिट्टी को उछालती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जलीय जो वनस्पति होते हैं उनकी जड़ों से वो उखड़ जाते हैं, और उखड़ते हुए वो क्या करते हैं? उखड़ जाते हैं। उखड़ जाते हैं, और उखड़ के वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? जब उखड़ जाते हैं, उखड़ते समय क्या करते हैं? जल का पानी गंदा हो जाता है। जो पानी होता है, जल होता है, जल क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। गंदा होने के कारण क्या होता है? प्रॉपर तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, जो प्रकाश नदी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो मछलियां होती है, जो वनस्पति होते हैं, वनस्पतियों तक क्या नहीं पहुंच पाता? प्रकाश नहीं पहुंच जाता, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। जो जलीय वनस्पति होती है, जलीय वनस्पतियों तक क्या नहीं पहुंच पाता है? जलीय वनस्पतियों तक क्या नहीं पहुंच पाता है? जलीय वनस्पतियों तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से वह वृद्धि नहीं कर सकती, या प्रकाश का अभाव होता है। अभाव के कारण क्या होता है? जलीय वनस्पति नष्ट हो जाती है। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, जिसमें हमने देखा जलीय वनस्पति को कैसे हम नष्ट करते हैं।